Audio Jungle. गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने लायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से। तो आपका पहला यूनिट है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें से जो क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों को लिखिए। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होते हैं, उसकी कमियां क्या होती है, उसको आपको लिखना होगा। उसी प्रकार सेकंड जो है वो है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत किसे कहते हैं, इसकी कमियां क्या है, इसके उपयोग क्या क्या है, इसमें कैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है, उन चीज़ों को आपको बताना होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन लाइन से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका स्प्लिटिंग वाले में से है, विपाटन में से है, जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के लिए बनाया गया है। देखिए अष्टफलकीय है आपके सामने में, चतुष्फलकीय और वर्गाकार है। इसमें आपको विपाटन को समझाना होगा डी ऑर्बिटल का। ये आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस बेस में अगर आप कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छे से ये आपको एग्जाम में नंबर दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी तथा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसमें आपको क्या करना रहेगा, टिप्पणी लिखना रहेगा, शॉर्ट नोट्स तैयार करके आपको देना होगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन टेलर विकृति क्या है, समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातु संकुलों की ऊष्मागतिकी अवधारणाओं को समझाइए। इसी प्रकार इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी को प्रभावित करने वाले कारक, उसको आपको स्पष्ट करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका, संकुलों के स्थायित्व में किलेट प्रभाव को समझाइए। कि जो संकुल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो उसमें किलेट इफेक्ट का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है उसको आपको एग्जाम में देना होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, वर्गाकार समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। जो वर्गाकार है, जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं संकुल में, उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होता है, उसी से रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांस प्रभाव क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। बल गतिकी और ऊष्मागतिकी स्थायित्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार आपका फर्स्ट यूनिट में इतने क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इकाई नंबर 2, इकाई सेकंड देखेंगे। यूनिट सेकंड में पहला क्वेश्चन जो है, चुंबकीय व्यवहार से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय व्यवहार, जैसे कि हम जानते हैं कि 5 प्रकार के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला जो होता है आप जानते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म। इस प्रकार ये क्वेश्चन सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि लौह चुंबकत्व या लौह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कीजिए। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ होते क्या है उसके बारे में आपको समझाइए। इस टाइप से जो क्वेश्चन है बेसिकली पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुग्राहिता की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय सुग्राहिता एक्चुअल में क्या होता है, उसकी परिभाषा परिभाषा देने के साथ साथ उसके निर्धारण की कुछ विधि भी दिया जाता है, जैसे कि गास की विधि है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद विधि होती है। इसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपके स्क्रीन में देखिए दोनों विधि साफ साफ मेंशन हो रहा है, एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। इस विधि को ना अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल चक्रण सूत्र क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसका उपयोग बताइए। तो केवल चक्रण जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसका आपको क्या करना है, मैथमेटिकल डेरिवेशन देना है, बस उतना ही है, ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है आपका, एस एस युग्मन या एल एल युग्मन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। या स्पष्ट पूछ देता है, एल एस युग्मन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा, या उसी में पूछ दिया जाता है जे जे कपलिंग या जे जे युग्मन तथा एल एस युग्मन में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार एल एस और जे आपको अच्छे से तैयारी होनी चाहिए
और इसमें कभी कभी ग्राउंड स्टेट सिंबल भी पूछ देता है, जो आगे क्वेश्चन में आपको स्पेशली मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। चक्रीय प्रभाव और चुंबकीय आघूर्ण के मध्य क्या संबंध है, एग्जाम्पल देकर समझाइए। तो आप इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, जैसे कि म्यू की जो वैल्यू होती है L + S, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और उसको बनाना होगा। ठीक है, इसी में आगे स्पेशली क्वेश्चन पूछ देता है चुंबकीय आघूर्ण में कक्षक योगदान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जो चुंबकीय मैग्नेटिक जो मोमेंटम होता है उसमें जो आपका ऑर्बिटल की जो वैल्यू होती है, ऑर्बिटल का जो महत्व होता है वो किस टाइप से होता है उसको आपको बताना होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका फेरोसाइनाइड का ले सकते हो, फेरीसाइनाइड का ले सकते हो। इस टाइप का जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसको आपको अच्छे से करना है और एग्जाम्पल के साथ बताना है। ठीक है, चलिए एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूरी का नियम या क्यूरी-विस नियम में क्या अंतर है। दोनों को कभी कभी स्पेशली पूछ देता है कि अलग अलग तरीका क्या होता है बताने का। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइएगा भाई। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। अभी मैं आपको बताया हूँ चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा, 3D 4D 5D में जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गणना कैसे की जाती है उसको भी याद रखिएगा और उसके अनुप्रयोग को भी पढ़ना जरूरी है। इसमें जो फार्मूला है आप तो जानते हो, म्यू = √n+2। इसको आप कैसे करके गणना में इसका यूज़ किया जाता है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं उसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा को समझाइए। जो आवेश स्थानांतरण जो स्पेक्ट्रा है वो मोस्टली बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी में इसको लगभग पूछा ही जाता है। तो आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना है, जैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे ट्रांजिशन होता है, लिगेंड ट्रांजिशन कैसे होता है, मेटल लिगेंड के बीच में ट्रांजिशन कैसे होता है, इंटर लिगेंड ट्रांजिशन कैसे होते हैं। तो 3-4 प्रकार के इसके टाइप्स हैं, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लापोर्ट-वरण नियम को समझाइए। जो लापोर्ट-वरण नियम है उसको आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें डी ट्रांजिशन के लिए पूछा जाता है या डी ट्रांजिशन के लिए जो सिलेक्शन नियम है उसको आपको स्पेशली बताना होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए कुछ टिप्पणी आपके सामने में है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्था और जो चक्रण वर्ण नियम है इन दोनों को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। इसको अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइएगा, जिसमें मूल अवस्था क्या होता है, उत्तेजित क्या होता है, फर्स्ट उत्तेजित में इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, सेकेंड उत्तेजित में इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार ग्राउंड स्टेट अभी आपको मैं बताया, D1 से लेके पूरा D10 तक ग्राउंड स्टेट सिंबल को आप अच्छे से कर लीजिएगा भाई, एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्गेल ऊर्जा आरेख क्या है। D1 व D9 आयनों के लिए जो आरेख है उसको समझाइए। देखिए कभी कभी याद रखिएगा, जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि D ऑर्बिटल में एक अनपेयर है, D9 में भी एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होते हैं। तो दोनों को आपको समझाना होगा कि दोनों का जो लिगेंड नेचर है और एनर्जी है, दोनों के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करना है उसको आर्गेल ऊर्जा डायग्राम के थ्रू आपको बताना होगा। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको बार बार बताया था, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3rd आयन के जो संकुल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को सचित्र वर्णन करना है आपको, तो इनको आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है मोस्टली इंपॉर्टेंट है इकाई 2 में, जो आपको पढ़ना है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें, आगे देखते हैं इकाई नंबर 3rd, जो यूनिट 3rd है वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है। ऑर्गेनोमेटलिक थोड़ा सा उसको पहले समझ जाइए, जो मेटल है और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होते हैं उस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है,
जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड है, मेथिल, एथिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप तो पढ़े होंगे अपने क्लास में। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं। तो कार्बधात्विक यौगिक किसे कहेंगे, उदाहरण से ही समझाना है, नामकरण कैसे किया जाता है, या कभी 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 पूछ देता है धातु कार्बोनिल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है भाई उसको आप अच्छे से करके जाना। साथ ही साथ वर्गीकरण को अच्छे से पढ़ना है आपको कि वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वर्गीकरण कितने टाइप्स किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, इसको भी आप पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिपेटिसिटी क्या है, इसकी अवधारणा को उदाहरण के साथ आपको समझाना होगा। जैसे कि इवन हिपेटिसिटी क्या होता है और ऑड हिपेटिसिटी क्या होता है, इसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा। चलिए इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है। 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है, इसका उपयोग आपको बताना है, इसका यूज आपको बताना है, किन किन बिंदुओं पे इसका यूज किया जाता है, उसको आपको बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना है, और इसका कैलकुलेशन पूछा जाता है भाई, अच्छे से आप कर ही लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु एथिलीन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसमें आपको बताना है कि इसमें जो यौगिक होते हैं धातु एथिलीन के साथ कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे पाई बॉन्ड बनाते हैं, कैसे सैंडविच बॉन्ड बनाते हैं, कैसे मेटलिक कार्बोनिल बॉन्ड बनाते हैं, इन चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़िएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं जीत साल्ट क्या है, इसकी संरचना को समझाना है। कभी कभी पूछ देगा कि जीत साल्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो उसको आपको बताना होगा, मोस्टली हर साल पूछा जाता है। इसी प्रकार शॉर्ट नोट्स में एक और पूछेगा, विल्किंसन उत्प्रेरक पर टिप्पणी लिखिए, यह भी शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है भाई। इसी में पूछ देगा एल्कीन के समांगी जो हाइड्रोजनीकरण है उसके लिए उत्प्रेरकी चक्र बनाइए, तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरीज में आते हैं भाई। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कार्बधात्विक यौगिक के बनने की जो सामान्य विधि है उसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट में इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोला जाता है, जो आप हर साल देखे होंगे क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिगलर नाटा जो कैटेलिसिस है वो होता क्या है, इसके बनाने की विधि और उसके गुण को समझाना होगा। ठीक है, कभी कभी क्रिया विधि पूछ देता है, तो क्रिया विधि को भी थोड़ा सा अच्छे से आप कर लीजिएगा, जो लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरीज में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, EAN नियम क्या है। जो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होते हैं आपके सामने में, कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, जैसे कि आपको दे देगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल दे देगा, ठीक है, ऑस्मियम के बारे में दे देगा, आयरन के बारे में दे देगा, तो इन चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, गणना करना है। जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना, इसका गणना करके आपको बताना होगा कि किस टाइप से ये होते हैं। ठीक है, चलिए इस यूनिट में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट 4th यूनिट में हम जो क्वेश्चन निकाले हैं बहुत ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आते हैं सरसरी तौर पर। एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। जो जैविक क्रियाएं होती है ना, जो एक्टिविटीज़ होती है, उसमें जो हमारे पास एसेंशियल मैटर होते हैं, जैसे कि 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो होते हैं, मैक्रो होते हैं, जो कम यूज़ होता है, ज़्यादा होता है, इन चीज़ों को आप अच्छे से उसमें करिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोरफायरिन क्या है। ये जो पोरफायरिन है ना, इसको आप याद रखिएगा, इसी में एग्जाम्पल आप दे सकते हो, क्लोरोफिल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुछ टिप्पणी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्लोरोफिल की संरचना पूछ देगा, पोरफायरिन की संरचना बताइए क्लोरोफिल का एग्जाम्पल लेके। उसी प्रकार पूछ देगा हिम प्रोटीन किसे कहते हैं। आप अपने स्क्रीन में देखिएगा, कंटिन्यू क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। हीमोग्लोबिन की संरचना का वर्णन कीजिए, या इसी को भी पूछ देगा धातु पोरफायरिन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हीमोग्लोबिन की संरचना, ऑक्सीहीम, हीम, एमीन जो प्रोटीन्स होते हैं, उन सब चीज़ों को अच्छे से याद करिएगा। साथ ही साथ जब हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं तो हीमोग्लोबिन के जो उदाहरण होते हैं उसको तो आपको देना ही है, उसके संचरण को भी बताना है, ऑक्सीजन के संचरण कैसे किया जाता है। इसी में हीमोग्लोबिन का सहकारी प्रभाव किसे कहते हैं, इसको भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये हीमोग्लोबिन के ऊपर इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मायोग्लोबिन की संरचना में उपयोग लिखिए।
तो मायोग्लोबिन की जो संरचना है और साथ ही साथ उसका उपयोग और उसके गुण, इनको भी आपको समझाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी है। क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु आयनों का जैविक महत्व लिखिए। जैसे कि हम पढ़े हैं, इसी को घुमा के पूछ सकता है भाई। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन के जो जैविक महत्व होते हैं उसको आपको समझाना होगा। वो इसी क्वेश्चन में ही आपको पढ़ना होगा, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी को आप पढ़ लेना, नाइट्रोजन चक्र को भी इसके साथ में। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र जो पढ़ोगे और नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ोगे तो दोनों को एक साथ अगर आप पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से साथ ही साथ दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस यूनिट में आपको इतने क्वेश्चन पढ़ना चाहिए मेरे को लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले यूनिट से। तो अगला यूनिट आपका है यूनिट नंबर 5, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक धारणा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, जिसमें कभी कभी ऐसा पूछ देता है HSAB सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो इस टाइप से आप पढ़ोगे भाई। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर मृदु जल को संकल्पना जो दिया जाता है किसके माध्यम से? पियर्सन की। देखिए आपके सामने में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पियर्सन की कठोर मृदु अम्ल क्षारक संकल्पना क्या है, इसको आपको समझाना होगा पियर्सन के लिए। इसी प्रकार कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देख लेंगे थोड़ा सा। सहजीविता क्या है? अम्ल क्षार के संबंध में जो दिया जाता है सहजीविता को, उसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाला गया है हमारे तरफ से वो है आपका सीधा सीधा इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स से। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पूछा जाता है अकार्बनिक बहुलक से आप क्या समझते हैं? जैसे अकार्बनिक बहुलक में आप जानते हैं सिलिकॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो सिलिकॉन्स का आप उसकी विशेषता पढ़ लेना, उसकी बनाने की विधि पढ़ लेना, उसके अनुप्रयोग को भी पढ़ लेना। ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। श्रृंखला विधि क्या होती है, बहुलीकरण क्या होती है, इन चीज़ों का पूरा कंप्लीट स्टडी सिलिकॉन्स के ऊपर कर लेना। उसके एक कंपाउंड जो सिलिकेट्स होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा उसका स्ट्रक्चर को देख लेना, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा सारा चीज़, उसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसी प्रकार सिलिकॉन्स के साथ साथ आप फास्फाजीन को भी पढ़ लेना। जो फास्फाजीन में सेम टाइप से, इसमें दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट स्टडी है। फास्फाजीन क्या है, इसकी संरचना को समझाइए, इसके गुण को समझाइए, इसके उपयोग क्या होते हैं उसको समझाइए, बनाने की विधि को समझाइए। इस पॉइंट में इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, ट्राइफास्फाजीन में जो बंधन की प्रकृति होती है उसकी व्याख्या कीजिए। इसको स्पेशली पढ़ लेना, पढ़ना तो सबको है लेकिन इसको आप स्पेशली पढ़ लेना जिस हिसाब से आपको ये एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है,